Hello everyone. Today's topic is the Newton's second law of motion. And before the Newton's second law of motion, let me revise you the momentum. मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम, m इंटू v, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। वो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही है और इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा और इसकी जो वेलोसिटी बढ़ करके v हो गई। तो पहले मोमेंटम कितना था इसका, m इंटू यू। बाद में मोमेंटम कितना हो गया इसका, m इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम को डेल पी से दिखाते हैं। ये जो डेल्टा पी लिखा है मैंने, एक ट्रायंगल को डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कितना आ जाएगा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू, या सिंपली कह लें m v माइनस यू। ये होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब होता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल टी से डिवाइड कर दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इसको लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है और चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा करके रखेंगे। अब आते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अब इसको समझना आसान हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum the rate of change of momentum अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको क्यों पहले बता दिया। उसका क्या मतलब है, डेल पी अपॉन डेल टी, इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। It states that the rate of change of momentum is directly proportional to applied force, external applied force। अप्लाइड फोर्स को मैं F मान ले रहा हूं। एंड दिस चेंज, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, मोमेंटम ऑफ फोर्स दोनों ही, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस in the direction of force।
ठीक है, मतलब कि जो चेंज होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के एलोंग ही होगा। एक चीज यहां समझिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई बॉडी m मास की है, इस एग्जांपल पे ध्यान दो जो मैंने पहले बताया है, m मास की बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस पे हम किसी टाइप का फोर्स F लगा दें। जब फोर्स F लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ करके v हो जाएगी, ऐसा मान लिया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? डेल पी अपॉन डेल टी। न्यूटन साहब ने ये बताया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटेगा तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहां कांस्टेंट आया के, डेल पी अपॉन डेल टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन किस में कन्वर्ट हो गया? इक्वल टू में, और साथ में क्या आ गया? के, कांस्टेंट कोई। इस के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। डेल पी का मतलब क्या होता है? डेल पी की मीनिंग क्या होती है? मैंने अभी समझाया है आपको, v माइनस यू। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं के एम v माइनस यू अपॉन डेल टी। ये v माइनस यू अपॉन डेल टी क्या है? v माइनस यू अपॉन डेल टी, change in velocity upon time. This is called the acceleration. इसी को तो acceleration बोलते हैं। Here k is proportionality constant, and its value in SI unit is k equal to 1। k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और SI यूनिट में इसकी वैल्यू 1 होती है। बचेगा क्या? F is equal to ma। This is the another form of the Newton's second law of motion। ये भी एक फॉर्म होता है। ठीक है, एक फॉर्म तो ये भी होता है, ठीक, और एक फॉर्म ये होता है। जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा है ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, आप इस उसी चीज को स्टेटमेंट में लिखे हुए हो, एक ही बात है। Here m is mass and a is acceleration। लिख दूं क्या? a को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं और m को बोलते हैं मास ऑफ द बॉडी। अब यहां पर एक पॉइंट बना सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to ma over और a is equal to F by m। लिख सकते हैं बड़े आराम से। ये लिखने का क्या मतलब है?
ये लिखने का ये मतलब है, इफ F force is applied on a body of mass m, then the acceleration produced will be produced in the body is A equal to F upon m. एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करके देखा जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। A 20 Newton of force applied on (500 gram) body. Calculate acceleration produced in it. बहुत ही सिंपल सा होगा कैलकुलेशन, करिए तो। A इक्वल टू F अपॉन m, F की वैल्यू कितनी दे रखी गई 20, m कितना है 500 ग्राम मतलब 0.5 kg। ठीक है, तो ये मैं 0.5 kg लिखूंगा क्योंकि हम सारी चीजें SI यूनिट में पुट करेंगे। इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए जो फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, इसमें तीन चीजें हैं, फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है। आपको आपके क्वेश्चन में दो चीज दी रहेगी, या तो मास और एक्सेलरेशन देगा तो फोर्स पूछेगा, या तो एक्सेलरेशन और फोर्स देगा तो मास पूछ लेगा, या फिर मास और फोर्स देगा तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा। मतलब दो चीजें दी जाएंगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। अब देखिए एक पॉइंट मैं बता रहा हूं अलग से। If the mass of the body is doubled, then its acceleration will be half। मतलब अगर मास को डबल कर दे कांस्टेंट फोर्स के लिए, मतलब फोर्स फिक्स है, हमने मास को डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर देख लो, ठीक है। मास को चलिए अभी अभी आप डबल कर दीजिए, तो मास को अगर आप डबल कर देंगे, फोर्स वही रखा, मास को डबल कर दीजिए तो 2 इंटू 0.5 कर दिया तो ये हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो एक्सेलरेशन हाफ हो गया कि नहीं हो गया।
हो गया ना। तो इसी चीज को लिखा है मैंने। और यहां पर आप आगे लिखते हैं, इफ द मास इज हाफ becomes half, then acceleration will be double. Then its acceleration becomes double. कैसे लगा लीजिए, यहीं पर मास को हाफ कर दीजिए, A3 निकाल रहा हूं। F तो वही 20 रहा और मास को हाफ कर देंगे तो 250 ग्राम हो जाएगा ना, 0.25 kg हो जाएगा ना। और जब इसको आप करोगे तो कितना आएगा, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन डबल हो गया कि नहीं हो गया। इन्हीं से सब सारी बातें यही इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन कहां पर है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से। देखिए फोर्स F इक्वल टू क्या लिखा आपने, ma। ठीक, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, a की वैल्यू v माइनस यू अपॉन डेल टी। यहां से आप देख सकते हो कि जो F है वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर डेल टी कम होगा तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ डिनोमिनेटर में है ना टाइम, अगर टाइम डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब वो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कम होगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखिए यहां पर पहला एग्जांपल हम लेते हैं, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, देखिए इस एग्जांपल में क्या है कि आप देखते हो कि जब भी कोई फील्डर किसी बॉल को कैच करता है तो वो कैच करने के दौरान अपने हाथ को पीछे की तरफ भी खींचता है। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करता है, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। अपने हाथ को पीछे की तरफ भी खींचता है। पीछे की तरफ खींचने का रीजन ये होता है कि अगर ये अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं खींचेगा तो ये जो बॉल है वो सडनली रेस्ट में आ जाएगी। अगर अपने अपने हाथ को वहीं रखा हुआ है तो जैसे ही वो पकड़ेगा तुरंत ये बॉल रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि डेल टी जो है, टाइम जो है इसको रेस्ट में आने का ये कम होगा। और जब रेस्ट में आने का टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि हाथ के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से हाथ में डैमेज हो सकता है, कई चोट लग सकती है। लेकिन जब हम इस हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे
तो हम उसको रेस्ट में आने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा रहे हैं, और जब बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमें कोई भी चोट नहीं लगेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया जंप ऑन सैंड और मार्बल। अगर आप जो है सैंड मतलब बालू के ऊपर अगर आप जंप करो और अगर आप मार्बल के ऊपर जंप करो तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बता रहा हूं। ये सैंड है और ये मार्बल है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ये आप हो, ये ठीक है, ये आप, ठीक। तो इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपने जंप किया सैंड के ऊपर और आपने जंप किया मार्बल के ऊपर, ठीक है, जब आप सैंड के ऊपर जंप करोगे तो आप इसके नीचे दब जाओगे, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाओगे ना, ये सैंड तो नीचे थोड़ा दब जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाओगे आप। जब नीचे आओगे तो आपके रेस्ट में आने का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, तुरंत तो रेस्ट में आए नहीं, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब आप मार्बल पे जंप करोगे तो मार्बल तो स्पंजी नहीं है ना, मार्बल तो दबेगा नहीं, यानी कि आप जो है वो सडनली रेस्ट में आ जाओगे, यानी कि टाइम आपका कम होगा, और जब आपका टाइम कम है इसका मतलब आपके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये रीजन है, ये एप्लीकेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिसको आप जो है अपने बुक से देख सकते हो। कुछ एग्जांपल्स का मैं नाम लिख देता हूं, जैसे सीट बेल्ट इन कार। जो कार में जो सीट बेल्ट होता है, आप देखोगे कि अगर एक्सीडेंट की सिचुएशंस होती हैं तो उस टाइम पे जो सीट बेल्ट है वो आपकी बॉडी को सडनली जा करके जो स्टीयरिंग है या आपका जो फ्रंट है उस पर जाके टकराने नहीं देती है, वो धीरे धीरे आपको रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपको ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, और ड्यूरेशन इंक्रीज होने की वजह से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स है, आप उनको एक बार जाकर के देखिएगा, जो एग्जांपल्स आपको नहीं समझ में आते हैं उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। ठीक है।